मीनारे पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है डीजी खान डिवीजन या जनूबी पंजाब ही भर देगा, लाहौर तो कोई और भरना पड़ेगा। लाहौर को कुछ मियां नवाज शरीफ कौम के सामने अपना प्रोग्राम रखने के लिए कोई हमसा है तो वो सामने है, और अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर इस बात उस दिन पाकिस्तान के हर इलाके का कलर वहाँ पे मौजूद है। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मियां साहब दुबई पहुंच गए हैं। दुबई से उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र तय करना है। पाकिस्तान आने से पहले सियासी हंगामा जारी है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का मामला जो है वो बड़ी सुरत के साथ, तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है और फर्द जुर्म आयद होने का जो है वो अब मरहला है। देखना है कि क्या 2018 का रिपीट टेलीकास्ट चलने वाला है, जिसमें उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके लिए रास्ता हमवार होता जा रहा था और मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते बंद होते जा रहे थे। उस वक्त उनके केसेस धड़ाधड़ फैसले हो रहे थे और चेयरमैन पीटीआई के लिए राह हमवार थी। अब चेयरमैन पीटीआई अंदर हैं, उनके केसेस जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मियां साहब के लिए सारा रास्ता स्मूथ होता जा रहा है। बहुत सारे मामलात हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। साइफर के ऊपर गवाहान का मामला है, मियां साहब की वापसी है। देखना यह है कि क्या आगे जो है वो होना है, क्योंकि उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जो आज दरख्वास्त दायर हुई आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। बहुत दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है जो जस्टिस हैं उनके बीच में और नैब के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये तक कहा, उन्होंने कहा कि आप बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज आप जो है वो केस पे भी ये कह दें कि जी हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। और इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मैं ज़रा मियां साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इस मसले से करना चाहता हूँ कि एक तरफ हम देख रहे हैं दरख्वास्त आज दायर हुई, समाअत के लिए आज मुकर्रर भी हो गई, नोटिस से पहले ही नैब ने तायद भी कर दिया। अदलिया के हवाले से जो माजी के गिले शिकवे थे आपके, अब उसकी तलाफी हो रही है। आपको लगता है जो पलड़े आप बराबर करने की बात करते थे या जो आप कह रहे थे कि अदलिया में बैठे कुछ लोगों ने, रियासती सतह पर बैठे कुछ लोगों ने ये सब कुछ किया मियां साहब के साथ, अब आपको लगता है कि कोई रुकावट नहीं है, ठीक जा रहे हैं मामला? नहीं आदिल अब्बासी साहब, गुजारिश आपकी खिदमत में ये है मेरी कि मुझे सिर्फ आप जो आपने अपने इब्तदाइये में गुफ्तगू फरमाई कि 2018 का रीप्ले है, इस तरह कोई बात मुनासिब भी नहीं है। अगर आपको नागवार ना गुज़रे तो मुनासिब बिल्कुल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2018 में 2017 के किरदार तो सारे आज खुद मान रहे हैं कि हमने दबाव में फ़ैसले किए और गलत फ़ैसले दिए। दुनिया कह रही है, पाकिस्तान के अंदर से हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है। और अगर आप आज के लोगों से मिला रहे हैं कि किसी के दरवाज़े बंद हो रहे हैं या किसी के लिए खुल रहे हैं, तो 9-10 मई का जो वाक़या हुआ है, आदिल अब्बासी ने नहीं कहा कि 9-10 मई को आप चढ़ाई कर दो पाकिस्तान की तनसीबात पर, या मैंने नहीं कहा, या गिराव जलाओ का जो मनसूबा बंदी अदारों के ख़िलाफ़ की जा रही थी, ज़ेन साजी, वो ना मैंने कहा ना आदिल अब्बासी ने कहा। और ना ही 2017 में ऐसी सूरत हाल थी। 2017 में जो सूरत हाल थी वो तो अकामा पे निकाला गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। आज क्या जो उनकी मिसेस थी साबक जमाइमा, क्या उनसे तल्लक की वजह से कि उनका रिश्ता है फ़लस्तीनी इसराइल से, उस बिना पे तो नहीं उनको नाहल किया जा रहा कि फ़लस्तीन के लोगों को बमबारी करके उनको बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, और क्योंकि आपकी साबका बीवी का रिश्ता है उनसे, लिहाजा आपको नाहल किया जाता है। ये बात नहीं है। बात तो सीधी सीधी है कि अगर तो आप अल कादर ट्रस्ट के बेनिफिशरी या बतौर प्राइम मिनिस्टर के आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, या फॉरेन फंडिंग केस जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, किन से आपने पैसा लिया, और तीसरा उन पे है साइफर। क्या साइफर के हवाले से अगर वो बात मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैंने लहराया है,
इमरान खान का नाम यूज़ मैं गलत तौर पे कर रहा हूँ तो वो भी गलत है, या 9-10 मई को उन्होंने कुछ भी नहीं किया और किया आदिल अब्बासी ने है या जावेद लतीफ़ ने है और मलबा सारा इमरान खान पे डाल दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है और मैं आपकी बात को सपोर्ट करूँगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और अगर सारा किया जा रहा उनका है, अभी तो ये चीज़ें, एक सेकंड आदिल, अभी तो ये चीज़ें जो खुल के सबूत के साथ सामने आ रही हैं, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं, अभी तो वो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी जिन पे पर्दा डाला हुआ है, क्योंकि साइफर आ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, क्योंकि अल-कादर ट्रस्ट सामने आ गया, क्योंकि 9-10 मई का वाक़या सामने आ गया, तो ये 4-5 चीज़ों के गिर्द सारा 8-9-10 माह का केस जो है घूम रहा है। वो किसी ने याद ही नहीं कि जजेस गेट से कौन बुलाता रहा है। क्या हमें 2017-18 में जजेस गेट से बुलाया गया था या आज हमें जजेस गेट से बुलाया जा रहा है? जो कोई कहे कि जनाब उस वक्त आपके लिए दरवाजे बंद थे या आज किसी के लिए बंद है, ये मुनासिब नहीं है बात। और ना ये इस तरह हकीकत है की जरूरत है कि ये बात करने का मकसद ये है बेसिकली कि नताइज के एतबार से हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो है वो आपकी पार्टी ज़ेर एताब थी और मियाँ साहब के सारे केसेस, अभी हम मेरिट और डीमेरिट पे बात किए बगैर कह रहे हैं कि तेजी से आगे बढ़ रहे थे और चेयरमैन पीटीआई के लिए रास्ता हमवार हो रहा था। आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और आपकी पार्टी के लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं। और सिर्फ मियाँ साहब ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपके सामने ये केस रख देता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी ये कह रही है कि जी PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, बाकी किसी को, हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, सारी फैसिलिटीज PMLN को मिली हैं। साथ में वो खुर्शीद शाह साहब तो यहाँ तक कह गए हैं कि भाई बैकडोर चैनल से आना बंद करें, ये रास्ता आप बंद करें, सियासत में पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, आप हमेशा इस तरीके से आते हैं और ये इंप्रेशन जो है वो खत्म करें, ये कह रहे हैं। आदिल एक सेकंड, अब सुन लें, एक सेकंड आदिल, भरपूर मौका दूंगा, मुझे जरा सवाल करने की इजाजत। फिर दूसरी चीज ये है कि जब मैंने आपसे जब बात की है स्टार्ट में, मैंने ये अर्ज किया है कि ये तासुर एक कायम हो चुका है। अब ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं, सिर्फ मीडिया नहीं कह रहा ये बात। जी आदिल, ठीक है, आपका हक है सवाल बनाना और सवाल करना, मगर मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्या हमें आप 2002, 2008, 2018 की तरह देखना चाहते हैं जो हम आज बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की? क्या उन्होंने 2002, 2008, 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी? और आज अगर आप ये कहते हैं कि आपके लिए जो हैं वो दरवाजे खुल रहे हैं, किसी के लिए बंद हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ कि क्या आज जो दरवाजे खुल रहे हैं ये खुलने उस वक्त चाहिए थे जब दरवाजे हमारे पे बंद किए जा रहे थे? ये दरवाजे हमें नॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आज भी मेरा तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ये है कि आप किस तरह मुझे बेगुनाह होते हुए भी गुनहगारों के जो कतार है, जो लाइन है, उसमें लगा के इंसाफ देना चाहते हैं। क्यों भाई? मेरे साथ जो पिछले 7-8 साल में आपने किया, अगर मुझे भी आपने गुनहगारों की तरह लाइन में खड़ा करके कटहरे में ला के दोबारा कहना है कि हाँ चलें आपको छोड़ते हैं, आपसे नाइंसाफ़ी हुई, तो मेरे 8 साल वापस कौन करेगा? इस पाकिस्तानी कौम के 8 साल कौन वापस करेगा? 2017 में जो जजमेंट आई जिसकी बुनियाद पे हमें नाहल किया गया, हमें हुकूमत से निकाला गया, ओ भाई मैं तो चलो फिर भी 7-8 साल बाद वापस आ ही गया हूँ या आ जाऊँगा, मगर पाकिस्तानी कौम जो रियासत 8 साल नहीं 20 साल पीछे चली गई है, इसका मुदावा कौन करेगा? असल बात तो ये है आदिल अब्बासी, ये अगर कोई मुझे कहे कि हमें ये यकीन था। मसले को आगे बढ़ाते ना, क्योंकि आपने 8 का इशारा दे दिया, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन भी 8 वाला जो था वो फिक्स था और पीपल्स पार्टी आ गई, और 18 का इलेक्शन तो ज़ाहिर है इस पे हम सब बात करते ही हैं कि वो उस पर सब इंतखाबात पर तनाज़ात हमारे यहाँ खड़े होते ही हैं। अब मुझे जरा ये बताएं, अगला मैं समझना चाहता हूँ नहीं प्लीज, नहीं एक सेकंड मियां साहब गलत है करने दो, आदिल एक सवाल ले लो, फिर नहीं आदिल एक सेकंड, नहीं एक सेकंड,
नहीं प्लीज़, जो आपने बात कही है ना कि 2008 में मैच फिक्स था, किसी और को बारी देनी थी, ये मैंने नहीं कहा। मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि 2008 में मुझे जब नाहर रखा गया था, 2002 में नाहर रखा गया था, तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वालों को उस वक्त भी करनी चाहिए थी, मगर आज मैं इसके बावजूद कहता हूं कि हर एक के लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए, सियासी लोगों के लिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, मगर दहशतगर्दों के लिए नहीं। अच्छा मियां साहब, आप ये बताएं मुझे जरा, मियां साहब की वापसी के बारे में बताएं जरा। उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है, कोर्ट में पेश होना है, उसके बाद लाहौर जाना है, ये प्लान बना है आपका? देखिए, उन्होंने लाहौर ही लैंड करना है और सीधा जलसागाह में आना है। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे वो पहले? जी, सेम डे नहीं जाएंगे। सेम डे नहीं जाएंगे, पहले जलसा करेंगे फिर इस्लामाबाद जाएंगे? जो कानूनी ज़रूरत होगी वो हम पूरी भी करेंगे। हमारी कानूनी टीम काम कर रही है, जो तकाज़े कानूनी होंगे उनको हम पूरा करेंगे। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि क्या ये जो पार्टी में ये जो कभी कॉर्नर मीटिंग्स में और जलसों में कोई कह रहा है होंडा ले लें, कोई कह रहा है जन्नत का टिकट ले लें, ये इतनी डेस्परेशन ये क्यों दिखा रहे हैं टिकट होल्डर्स? क्या इन पे कोई दबाव है या ये अपने तौर पर ही खुद से ही जो है वो ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एफिशिएंसी दिखा रहे हैं? ये क्या जो है वो बात की है इन्होंने? नहीं, ये कोई भी इस तरह की जो बात करता है, मेरा ख्याल है ना जमात की कोई पॉलिसी है, ना कोई ये ऐसी कोई ज़रूरत है हमें। हाँ, जो कल गुफ्तगू जो वायरल हुई कि जन्नत का टिकट या जन्नत में सीधे जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए या मज़हब को आप सियासत के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। मैं इसके हक़ में कभी भी नहीं रहा। अगर मैं इमरान खान पे तनकीद करता हूँ, इमरान खान के क्लिप में दिखाता हूँ कि ये मज़हब को इस्तेमाल करता है, तो मैं किस तरह कह सकता हूँ दूसरे के हक़ में कि ये वो ठीक कर रहा है? ये इस तरह मुनासिब नहीं है। ठीक, मियां साहब ये बताइए, जो ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस मामले का क्या बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो टर्न कर सकती है। इसके बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने कि मियां साहब या फिर मियां साहब किंग मेकर होंगे और आदल नहीं, आदल एक तो ये जहन में रख लें, जो अभी आपने बात करते आखिरी हिस्सा जो अपनी गुफ्तगू का किया है ना, कोई और नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान की दीगर जमातों में से कोई इस पोजीशन में नहीं है कि वो 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो, जिस पे इन्वेस्टर एतमाद करे, जिस पे दुनिया में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक एतमाद करें। अगर पाकिस्तान की जमातों के अंदर ये सलाहियत होती नवाज शरीफ के अलावा इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की, तो हमने 16 माह 14 जमातों ने मिल के हुकूमत की और पूरा जोर लगाने के बावजूद भी हम 2017 का पाकिस्तान नहीं बना सके। ये हम इतराफ़ कर रहे हैं अपनी नाकामी का। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने सलाहियत दिया है, तजर्बा दिया है, विजन दिया है, उनका माजी गवाह है कि नवाज शरीफ के अलावा ये किसी में अब अल्लाह की रहमत के बाद पोजीशन नहीं है कि इस गर्दाब से पाकिस्तान को कोई निकाल के 2017 का पाकिस्तान फिर से बनाने के लिए उस पटरी पर चढ़ा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि सीधे पहले लाहौर जाएंगे, जलसा करेंगे, कानूनी मामलात को देखेंगे, फिर बाद में जो है वो जाएंगे इस्लामाबाद। इसका मतलब ये है कि पहले जलसा होगा, उसमें एक माहौल होगा और उसके बाद वो अपने कानूनी मामलात को देखेंगे जाकर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। साथ आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दुबई से मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि उम्मीद पाकिस्तान जो मियां साहब की वापसी है उनको इसमें कुछ सहाफ़ी साथ आ रहे हैं और आमिर इलियास राना साहब भी उनमें जो है शामिल है, उनके साथ हैं। तो उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर क्या
गुफ्तगू हो रही है मियां साहब की वापसी पर। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे जरा बात का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि एक तरफ मियां साहब के जो है वो आमद की तैयारियां हो रही हैं बड़े जोरों शोर के साथ, और दूसरी तरफ फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां हो रही हैं चेयरमैन पीटीआई के ऊपर। क्या ये कारमा है या पाकिस्तान की सियासत है, क्या है ये? क्योंकि इलेक्शन में कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। व्हाट इज योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल साहब। पहले तो मैं बताता हूँ, मैं एग्री करता हूँ जो अभी पहले बात हो रही थी, लतीफ़ साहब बात कर रहे थे कि इसको 2018 के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। इसको एक्चुअली 1990 के साथ मिलाना चाहिए कि जब मियां नवाज शरीफ को पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के ला के जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसके लीडर को हटा के फिर इनके लिए फंडिंग भी की, इनको सारी चीज़ें करा के दिया, फिर ला के बिठाया। तो ये एक्चुअली जो इस्टेब्लिशमेंट का जो बच्चा होता है ना, ये एक्चुअली वही बच्चा है, उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी वो हैसियत नहीं है कि अपनी हैसियत में आ सके। तो उनको इस्टेब्लिशमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आप और मैं तो नहीं सपोर्ट करेंगे ना, वही सपोर्ट करेगी तभी तो आएंगे। अच्छा, 2013 में भी इन्होंने इसी तरह किया था। ये रो रहे थे कि ये जो इलेक्शन 2018 के थे कि भाई वो बैठ गया था और सिस्टम बैठ गया था। आरओ सिस्टम पे ये बिलीव करते हैं, आरओ सिस्टम पे ये इसलिए बिलीव करते हैं कि वहाँ पे मुर्दे आके वोट देकर जाते हैं, वो इन्हीं के, और ये उसी तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से इन लोगों ने इस दफ़ा क्या किया है कि इन लोगों ने बड़ा फूल प्रूफ प्लान बनाया है। एक तो इन लोगों ने जो आपका केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, जो करंट प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर है वो PMLN का बंदा रह चुका है, वर्कर रह चुका है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो PMLN के मिनिस्टर रह चुके हैं। जो आहद चीमा है, जो फवाद हसन फवाद वगैरह, ये सारे PMLN के रह चुके हैं। उसके साथ बाकी चीज़ें। अच्छा, फिर इसके बाद जिस तरीके से इनको लाया जा रहा है, और शायद लतीफ़ साहब शायद ये भूल गए कि इन्होंने जो कोर्ट में चीज़ें जमा कराई है उसमें इन्होंने जो जहाज़ के वो किया है वो इस्लामाबाद का है। तो वो जो EK वाला है वो इस्लामाबाद आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो इस्लामाबाद आ रहा है। यहाँ से फिर ये कुछ करेंगे, और बेसिक वजह ये है जो करना चाह रहे। मैं बताता हूँ मेरी समझ ये है। ये मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब जो दुबई में हैं, जो मियां साहब की फ्लाइट पे साथ ही वापस आएंगे, जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनमें से। तो जरा उनसे पूछ लेते हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, क्या माहौल है? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, किधर आ रहे हैं मियां साहब? लाहौर आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। जरा ये भी बताइएगा कि क्या माहौल है? आपकी बात हुई है या वहाँ क्या इस वक्त सिचुएशन है? आप में क्या एनवायरनमेंट है? बिकॉज यहाँ पर तो अब बड़ी डिबेट डिस्कशन चल रही है कि मियां साहब कोर्ट जाएंगे, मियां साहब लाहौर जाएंगे। व्हाट इज योर न्यूज़ अबाउट इट? देखें, मियां साहब का जो इब्तदाई प्लान है वो यही है कि इस्लामाबाद वो आएंगे, और लेकिन ये चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी इस वजह से कि उन्होंने एहतसाब अदालत में जो तोशाखाना वाले केस में ज़मानत मांगी है उसमें उन्होंने मंगल तक का टाइम मांगा है, और जो कल डिवीज़न बेंच फैसला करेगा तो हफ्ते वाले दिन डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का अवेलेबल नहीं होता। तो जो राय आ रही है वो यही आ रही है कि वो उनको पीर तक ज़मानत मिल जाएगी। अगर उनको ज़मानत पीर तक मिल जाती है तो फिर उनके इस्लामाबाद आने का टेक्निकली कोई जवाब नहीं होगा, और वो फिर सीधे लाहौर लैंड कर सकते हैं, और लाहौर जलसा करके, और फिर पीर वाले दिन चूँकि डिवीज़न बेंच दोपहर टी ब्रेक के बाद 12 बजे बैठता है, तो फिर वो 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे डिवीज़न बेंच के सामने अपनी बेल को कंफर्म कराने के लिए, या जो अदालत फैसला करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ये बहस है और हर चैनल पे और हर जगह पे है कि जी एक कन्विक्टेड को सज़ा हो, मतलब जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो इस वक्त कानून की नज़र में मफरूर है, उसको ज़मानत कैसे मिल सकती है? यहाँ पे पहले कभी ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कोई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या पाकिस्तान के किसी कानून के तहत उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से नायल किया गया था? उन्हें ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढ के उसके अंदर पनामा के जो सैकड़ों लोग थे, हज़ारों लोग थे, उनको छोड़ के सिर्फ एक नवाज शरीफ को अकामा में सज़ा दी गई थी। ये भी एक फ़कीदुल मिसाल कानूनी नज़ीर है कि नई लीगल जुरिस्प्रूडेंस कायम की गई थी, और ये वो फैसला है जो इंडिया में 1 साल पहले आ गया था
कि पाकिस्तान के अंदर तय कर लिया गया है कि मौजूदा वज़ीर आज़म यानी उस वक्त जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इन्हें अगले साल अदालत के जरिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। अब आप देखें स्क्रिप्ट कहीं पे, ब्लूप्रिंट कहीं पे, उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक बिल्कुल उस नज़रिए के तहत ही तमाम तर फैसले दिए गए। और फिर उस वक्त के जो लाडले थे, यानी आज जो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला में अपना खुद ही बनवाए हुए गाने के अंदर वो मुकीम है वहाँ पे, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे और किसी के लिए मुश्किल ना लाए, लेकिन वो चूँकि गाने बनवाते थे लोगों के लिए और खुश होते थे और धुनों पे ऊपर वो सर धुना करते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं वाशिंगटन में पाकिस्तान के जो डायस्पोरा था उसको बजाय कोई तामीरी बात करने के कहते थे मुँह पे हाथ फेर के कि मैं देखो जाके इनका AC उतरवाता हूँ। और आज पूरी उनकी वकालत जो है सारी की सारी इस बात पे है कि साइकिल दे दें, AC दे दें, तमाम फैसिलिटीज़ दे दें। हर कैदी का हक है, हर मुल्क का है, मिलनी चाहिए। लेकिन हम मिसाल इसलिए देते हैं इमरान खान साहब की कि वो ये लोगों के लिए जो कानूनी हक था वो नहीं मानते थे। अब नवाज शरीफ को इमरान खान साहब ने खुद यानी काबीना ने इजाज़त दी थी ECL से निकालने की, ना देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो जिनके हाथों में खेलते थे, जो उन्हें चलाते थे, अब तो वो नाम लेते हैं ना उनका, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक, और फिर उनको समझ आया कि वो नवाज शरीफ तो भाई ठीक ठाक है और वो एयर एम्बुलेंस के नाम पे बैठ के जहाज में और चला गया है। और फिर उनको गुस्सा आया और बड़ा गुस्सा आया कि जिसको भी अंदर करो उसको भी अंदर करो, तो वो गुस्से में ही रहे ता वक्त के उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई। पाकिस्तान के अंदर सारे काम नए कहीं ना कहीं होते हैं। तो अगर नवाज शरीफ को जमानत मिल रही है और वो कानून के सामने सुपुर्द अपने आप को करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है, पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर वो जमानत मांगते हैं तो क्या इमरान खान को 20-20 केसेस में इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत? क्या इसी पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने कई घंटे और 1-2 दिन इंतजार करके कि जी खान साहब तशरीफ ले आए, हम आपको जमानत देना चाहते हैं? खान साहब 4 घंटे लाहौर हाई कोर्ट के गेट पे खड़े रहे, पुलिस साइड पे जा चुकी थी कि इनको रोकना नहीं है, ऑर्डर ये थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था इस्लामाबाद के IG को कि जाके 25 मई को जाके इनका 3 घंटे में जलसे का इंतजाम करो। क्या ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था किसी के लिए? हाँ, ये 25 मई को जाहिर है जिस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और PTI के कारकुनों के दरमियान जो है वो एनकाउंटर हो रहा था, तो उस वक्त जो है वो एनकाउंटर बाद में हुआ, एनकाउंटर बाद में हुआ, वो तो फिर जलाया गया ब्लू एरिया। आदिल भाई, जब चीफ जस्टिस उस वक्त बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं वो आंसू गैस से बचने के लिए लोगों ने दरख्तों को आग लगा दी थी। मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद रास्ता दे रही थी। यहाँ पे कभी किसी दुनिया में इस तरह के काम हुए थे? मैं इसलिए मिसाल दे रहा था ये। नहीं, अच्छा, अब ये इसमें ज़ाहिर है ये एक वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जलसागाह देने के लिए अपनी इजाजत का इख्तियार मांग रहे हैं, और जमानत एक टोटली जो है वो जरा सा अलग मौजू है। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपसे अग्री करता हूँ कि कानून मोम की नाक साबित हुआ है, जब दिल चाहा है, जैसे दिल चाहा है इस्तेमाल हुआ है, होता रहा है। मुझे ये बताइएगा महमूद मौलवी साहब, ये आपकी पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि 21 तारीख को हम बड़े सरप्राइजेस देंगे, तो क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? क्या बड़ा सरप्राइज है? मतलब कोई पार्टी और लोग टूट के आपके पास आ रहे हैं, आप किसी पार्टी के पास जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि और लोग भी जो है वो हम जो है IPP को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कुछ मतलब एक शख्स तो काफ़ी सीनियर PTI के मेंबर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल से बाकी और भी लोग हैं, और बाकी जो है उन्होंने जो दिया है वो सरप्राइजेज इंशाल्लाह 21 को देंगे। मैं अभी मेरे भाई की बात सुन रहा था जो दुबई से। नहीं, देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो तो मैं मगर इन दो में से एक है ना, इन दो में से एक है ना। नहीं, मैं इस पे तो आपको कमेंट नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 2 में से एक है या 3 में से एक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से जो है ना एक गलत बॉल खेल लिया था। अब मैं बहुत कॉशियस होकर खेलता हूँ। बिल्कुल जो भी होगा 21 को बताएंगे। चले ये कह दें कि दोनों ही नहीं है। आदिल भाई वो पूछते रहे गलत बॉल कौन सी थी, ठीक करवा लें। नहीं भैया, मैं इसके हाँ जो इसके ऊपर कमेंट नहीं दूंगा। देखिए, जो इस पे कमेंट नहीं दूंगा बिल्कुल, और क्योंकि आने हैं ये मैं आपको बता दूं, आएंगे और सीनियर पार्टी। लेकिन सर इनसे नीचे अगर आएंगे तो वो बड़ी विकेट तो नहीं खिलाएगी ना, वो तो फिर मिडिल ऑर्डर खिलाएगा। नहीं वो ये नहीं अभी देखे ना विकेटें हर एक को अलग अलग नजर आता है ना विकेट। आएंगे
नहीं आमिर भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बताएं ना। नहीं, देखिए, मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग हैं तो कुछ अंदाजा जो है, गायब हैं, कुछ लोग खुद गायब हैं, किसी के बारे में राय आती है कि जी वो किसी ने संभाल के रखे हुए हैं। किस किस्म के लोग आ रहे हैं सरप्राइजेज में, तो जरा लोगों को भी पता चल जाएगा थोड़ा सा। सरप्राइज मतलब आप हिंट दोनों किस्म के लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, जो है वो पाकिस्तान जो को खबर देने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें हिंट देना कि कौन है। महमूद साहब ठीक देखिए, आमिर साहब मेरा ख्याल से बेहतर, मगर आमिर साहब ने अच्छा महमूद साहब ये बताइए। नहीं आमिर साहब ने, मैं तो अभी नहीं मैं देखें, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। और मेरे ख्याल से जो है 21 को हम देखते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी खुदा न खास्ता डैमेज नहीं करना चाहते। अगर कोई नहीं आता है और कोई नाम ले लें तो वो बदमज़गी हो जाती है। अच्छा ठीक है, सही है, लेकिन इन दो में से कोई नहीं है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये दो नहीं, नाम ना ले विषय। नहीं, मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैं कहूँगा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा, प्लीज़। अच्छा, नो कमेंट्स करेंगे आप, ठीक है। नहीं हो सकता है सदर पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हो ना, कि वो कोई बयान देना चाह रहे हो। वो तो अभी तो वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते ना, वो सदर है मुल्क के। नहीं, बयान तो दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता ये होगा। बहरहाल हुमायूं मोमिन साहब आप ही बता दें, अब कौन जा रहा है आपकी पार्टी से? देखिए, इस तरह है कि एक दरख्त जो होता है ना, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो अपनी जगह खड़ा होता है, वो एक क्रिसमस ट्री की तरह नहीं है कि आपने कभी इधर से उठा के उधर ले गए, उधर से लगा के उधर ले गए और वहाँ पे सजा दिया है और उसके ऊपर ज़बरदस्त चीज़ें लगा दी ताकि वो अच्छा लगे। तो जो दरख्त होता है अपनी जगह खड़ा होता है, उसके पत्ते गिरते हैं, उसके छोटी मोटी शाखें भी गिरती हैं, लेकिन वो दरख्त है, उसकी वजह से शाखें निकलेंगी, उसकी जड़ों की मजबूती की वजह से नए पत्ते निकलेंगे। और ये तो आजमाइशें आ सकती हैं। बाज़ दफ़ा जब आप मांगते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे ताकत दो, तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर ज़रा सख्ती ले आता है ताकि उसकी वजह से आपके अंदर ताकत आ जाए। डायरेक्ट एकदम तो वो नहीं होता है। ये चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए मुझे थोड़ी सी ज़रा हैरानी हुई थी कि हमारे जो आमिर इलियास साहब हैं, जो कि हैं तो सहाफ़ी, लेकिन ही वॉज डिफेंडिंग एक ऐसी चीज़ को डिफेंड कर रहे थे कि जिसको कोई लॉयर डिफेंड नहीं कर सकता। देखिए, बात ये नहीं है, अगर किसी को गलत सज़ा मिली थी तो वो अपनी जगह पे गलत सज़ा है। उसको रिवर्स करने के लिए, जैसे आपने शुरू में कहा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही वापस कर सकती है कि भाई इन्होंने गलत सज़ा दी थी। लेकिन अगर एक आदमी है जिसको सज़ा मिल चुकी है, सही या गलत, हमारे जितने भी इस वक्त यहाँ पे क्या कह सकते हैं जेलों में जितने लोग हैं, उनमें से बहुत सारों को गलत सज़ाएं मिली हुई हैं, लेकिन उनको एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। अब अगर एक आदमी है कि जो कि मफरूर है, जिसको सज़ा मिली हुई है, कन्विक्टेड है, अब वो वापस आना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह वापस आए, लेकिन वापस आके उसको प्रीएम्प्ट करके आप प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं, और वो भी इस लिहाज से, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हम किस कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो अच्छा ये टेस्ट है ना, एक मिनट आदिल अब्बासी, आदिल एक मिनट कंप्लीट कर लें, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लें। देखिए, ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट पाकिस्तान की अदलिया का है। ये टेस्ट पाकिस्तान की जो एक्चुअल हुकूमत है, जिन्होंने उन चीज़ों को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखे और सारे करे, उनका है। अगर इस तरीके से करने, तो एक काम कर लेना, डायरेक्ट वो कर लें कि यार वो जैसे डायरेक्ट हवलदार आया था ना, वैसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इनको ले आए। वो किसी जमाने में वो नहीं होता था, वो अंधेरा उजाला में डायरेक्ट हवलदार आता था, वैसे इनको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ले आए। बाकी जगहों पे ले जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वो कर ले। जी आमिर इलियास राना साहब, लेट मी रिजर्व माय कमेंट। लगता है डॉक्टर साहब और मैं इकट्ठे ही देखते रहे वो जमील फखरी और कवी खान साहब का जो ड्रामा था। बिल्कुल ठीक बात है कि रिपीट टेलीकास्ट पे, ठीक है ना, तो वो कोई बात नहीं है, अच्छी मिसाल दी है। इशू ये है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैं उस वक्त भी बोला करता था, इसी तरह बात किया करता था कि जब वो काम हो रहा था मॉनिटरिंग जज का और JIT बन रही थी, तो मैं किस चक्कर में बात करूं, मैंने अपना तजिया देना है। किसी की फेवर में हो सकता है, किसी के खिलाफ हो सकता है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, आर नहीं है। मैं तो एक मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक फकीदुल मिसाल सजा दी गई, सिर्फ एक शख्स के लिए पाकिस्तान के कानून में से सजा नहीं निकली थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया था।
तो ऐसे में उस शख्स के साथ अगर ज्यादती का जाला हो और वो अपने आप को कानून के हवाले करे तो इसमें मुजायका क्या है? ये कोई जरूरी है कि हर दफा उसी के साथ गलती हो, फिर वो आगे चक्की के पार्ट में पिछे दोबारा हो और वो उसी पार्ट में आ रहा है? चूंकि एक काम गलत किया गया, पाकिस्तान आज उसके नताइज भुगत रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ, माशी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ। मुझे बताएं, जब खान साहब क्रेडिट लेते हैं 92 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि कप्तान है, तो जो डिस्क्रेडिट बनता है उनकी कप्तानी में जितने बहादुर खिलाड़ी थे सारे एकदम करके भाग गए। ये कोई तरीकाकार होता है? ये अफगानिस्तान वाले वो हाईजैकर हैं जो इतरो एयरपोर्ट पे उतरे थे कि साथ ही मुसाफिरों के वो भी गायब हो गए और हाईजैकर का पता ही ना चला किसी को। ये सारे के सारे जितने मुल्जिमान होने चाहिए थे खान साहब के साथ, ये सारे के सारे पवित्र हो गए। ये कोई तरीकाकार है कि कप्तान ने टीम कौन सी चुनी थी? ये बुजदार साहब चुने थे, जिनको आज इनके बड़े डाई हार्ट साथी कहते हैं, वजीर थे फरूक हबीब, कि हमें उनकी उसके ऊपर लगा दिया गया कि इनकी वकालत करो, फलाने की खवातीन के नाम लिए उन्होंने, ये मैंने नहीं लिए। ये बात सोचनी चाहिए कि आगे ऐसी टीम चुनी कैसे गई। रिस्पॉन्ड करना चाहें जो ये बात कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाना है। ऐसा ही हुआ है वाकई कि टीम जो है वो बहुत बुरी सिलेक्ट की गई और जिम्मेदारी अब खान साहब पर ही है? मैं बताऊं, टीम गलत सेलेक्ट नहीं की गई। देखिए, जो इशू बन गया था वो बेसिकली एक माइंडसेट चेंज हो गया कि फ़ौज के साथ और फ़ौज के ख़िलाफ़। जो लोगों ने छोड़ा है वो फ़ौज के साथ हैं, और जो लोग जो डिफेंड कर रहे थे, वैसे ही पार्टी में दो टीमें तो पहले ही बन चुकी थी। एक वो थी जो एग्रेशन के अगेंस्ट थी, और एक जो थी साहब को खुश करने के लिए थी। तो जिन्होंने छोड़ा है वो फ़ौज के साथ है, और जो इस वक्त खड़े होके वो जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आज भी ओपनली आ जाए ना कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। तो इसमें दो राय क्यों छुप छुप के बात करते हैं? खुल के क्यों नहीं कहते कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं? मैं तो कहता हूँ हम फ़ौज के साथ हैं, और जितनों ने छोड़ा है वो कहते हैं हम फ़ौज के साथ हैं। तो ये कौन ज़्यादातर आपके ख्याल में कौन लोग थे जो फ़ौज में, मतलब देखें भाई देखे 3-4 लोग थे जिनको आप जाले कहें या जिनको कहें कि जी लॉयलिस्ट कहें, वही लोग जो थे कि फौज के खिलाफ थे। जिसमें जो है मुराद सईद थे, आजम स्वाति साहब को, क्योंकि वो उनको डैमेज किया था, वो फौज के खिलाफ थे। इमरान खान साहब खुद सबको कहते थे। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद देखिए आदमी या तो ओपनली आए ना। ये इमरान खान साहब क्या कहते थे? इमरान खान साहब भी जो है उनका माइंडसेट भी जो है फौज के अगेंस्ट था। जब तक फौज ने उनको रखा हुआ था इख्तिदार में, फौज से अच्छा कोई नहीं था, ठीक है ना। सारे जनरल अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे। जैसे ही उनको उतारा गया वो फौज के खिलाफ हो गए। बदकिस्मती तो इस मुल्क में यही है, जिसको भी वो हुकूमत से उतरता है वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहता है, लेकिन जब बैठते हैं तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छे हैं। ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए। फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और हम अगर रीढ़ की हड्डी को डैमेज करेंगे तो जो है मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। ज़रा सोचे तो सच लोग। डिफेंड करना बहुत आसान है कि जी, मगर फौज को जो है डैमेज करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाते हैं। आज इकनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बैरूनी जो ममालिक हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। बाहर बैठ के जो है फौज के ख़िलाफ़ बात करना, वो लोग जो है ज़रा सोचे तो सच वो कर क्या रहे हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो है वो ये वाज़ेह लकीर हो चुकी है कि अब जो पीटीआई के अंदर लोग रह गए हैं जो बात कर रहे हैं वो फौज के खिलाफ हैं, और जो अलग होते जा रहे हैं वो फौज के हक में है, और इनकी इस पॉलिसी की वजह से जो है वो पीटीआई को ये नुकसान हुआ है, और ये पॉलिसी अडॉप्ट ना करते तो शायद जो है वो हुकूमत और कंटिन्यूटी जो है वो रहती है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। देखिए, अगर पॉलिटिशियन होते तो वहां ऑपोजिशन में हम क्यों नहीं बैठे? उन्होंने तो हमें चेकमेट दिया एमक्यूएम को पुल आउट करके, कोई गन पॉइंट के ऊपर तो नहीं उतारा था। हम ऑपोजिशन में बैठते, हमने ऑपोजिशन में नहीं बैठा। हम जो विकेटें लेके बाहर चले गए ग्राउंड से। हम क्योंकि फौज के को डैमेज करने के लिए हमने ये सारा ढोंग रचाया हुआ था। हमने क्यों तोड़ा पंजाब का? क्या 90% लोगों ने मना नहीं किया था कि असेंबलीज को नहीं छोड़ना चाहिए? आज ये माइंडसेट की वजह से तो पीटीआई का हाल ये हुआ है। अब जो लोग डिफेंड करने को बैठे, या तो वो ओपनली आ जाएंगे जी हम फौज के खिलाफ हैं, हम लड़ेंगे, तो वो लड़ लें फिर फौज से। ठीक है, तो आपको महमूद मौलवी साहब, आपको मियां साहब वजीर आजम बनते दिखाई दे रहे हैं? चौथे बार वजीर आजम आके वापस दोबारा बन जाएंगे स्मूथली?
देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है ना। हालांकि जो नज़र इस वक्त आम चीज़ों पे जो नज़र आ रहा है वो कि भाई मियाँ साहब फेवरेट है, मगर मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि मुझे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और उसकी क्या बुनियादी वजह है, क्या रुकावट आपको दिखती है? देखिए, मैं जो रुकावट देख रहा हूँ कि वो भी देखें, एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूँ, अभी उनका बयानिया थोड़े अरसे पहले आया था और उन्होंने 3 बार देखिए ना वही गलती की जो वो उनको जो है इख्तिदार छोड़ना पड़ा। वो फ़ौज के जब भी अगेंस्ट जाते रहे उनके, मैं आपको ओपनली बता दूं, वो हमेशा जो है फ़ौज के, अभी उन्होंने क्या कहा था कि जी मैं फ़ौज के, देखिए अगर वो फ़ौज के अगेंस्ट जाते रहे हैं और आप जो अभी एक साहब बात कर रहे थे जो कि जी उनके अलावा जो है कोई और आ नहीं सकता है, और उन्होंने उनके सगे भाई को इतना डिग्रेड किया, कहने लगे कि जी सिवाय नवाज शरीफ के कोई आदमी इस मुल्क को संवार नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये हमारे को माइंडसेट चेंज करना चाहिए। उसकी वजह कि ये कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो कहते थे कि ये मुल्क नहीं चलेगा और ये दुनिया हमारे बगैर नहीं चलेगी। ये गलत फहमियाँ लोगों को निकाल देनी चाहिए। एक जाता है दूसरा आता है, आज हम हैं कल कोई और आएगा। ये जो और हमारी क्या तमाम जमातें मिलकर भी वैसा पाकिस्तान नहीं बना सकी जैसा मियां साहब ने 2017 में छोड़ा था, और उन्होंने कहा हमारी अपनी हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जरा हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे भी और आमिर साहब आपके पास भी मैं आता हूँ। वो कहते हैं कि जी ये नुकसान किया है कि आपने अपनी सियासत को सियासत नहीं बल्कि फौज की मुखालफत में कन्वर्ट कर दिया था। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, जरा आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो महमूद मौलवी साहब ने बात की है, फिर जरा मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। जी देखिए, मैं 100% महमूद मौलवी साहब से डिसएग्री करता हूँ। ये मुझे बता दे इनको क्या बजाते खुद इमरान खान ने कहा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दो या फ़ौज के खिलाफ़ करो? मुझे नहीं, मैंने जो बयानात सुने हैं मीडिया पे या जो भी है उसमें उनके 2 बयानात सबसे ज़्यादा मशहूर थे। एक उन्होंने कहा था कि ये हमारी फ़ौज जो है ये पाकिस्तान की बका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरे में उन्होंने कहा था कि ये मेरी जान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक शख्स जब अपनी फ़ौज के बारे में ये कर सकता है, हाँ, जहाँ पे सिर्फ इमरान खान नहीं, हर एक ने कहा हुआ है एक रोल होता है पॉलिटिकल रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उसके हक में मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। अगर आप इन दोनों को लाजिम व मलजूम कर रहे हैं कि फ़ौज के साथ फ़ौज के पॉलिटिकल रोल के ख़िलाफ़ का मतलब ये है आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसमें एक अजीब सी बात लगी। तो उस वक्त ज्यादा मौजू होती ना जब इमरान खान साहब खुद कंधे इस्तेमाल करके ना आए होते। इमरान खान साहब ने तो खुद भी जो है वो भरपूर सपोर्ट लिया है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेशन से लेके इंतखाबात से पहले तक, धरनों तक, तमाम मामलात पर जो है वो ये तमाम चीजें करते रहे। उनके लिए अचंबा कब से हो गया कि ये मैं आपको बता देता हूँ ना। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें, जिनके लिए वो कहते थे ना कि हमें सपोर्ट मांगते थे, वो बेसिकली उन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते थे जो हमारे एलाइज थे और जो बेसिकली एक किस्म के एस्टैब्लिशमेंट की पार्टियां समझी जाती हैं, जिसमें बात मतलब ये ना कि एलाइज को तो आप डायलॉग से बनाते हैं ना, आप इदारों की मदद क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक गलत मूव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पॉलिटिकली गलत मूव था, मैं इसको समझता हूँ। और ये मैंने इमरान खान को उनके मुंह पे भी कहा हुआ है कि आपको नहीं करना चाहिए था और आपको सिर्फ अपोजिशन में इस दफ़ा रहना चाहिए था जब तक आप कंप्लीट नहीं आते। रही बात यह कि जो हमारा एक अजीब सी बात बनी हुई है ना कि 2018 में पाकिस्तान को बहुत अच्छी हालत में था, कोई पाकिस्तान बहुत अच्छी हालत में नहीं था। जरा माजरत चाहता हूं, टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि ये बहस हम काफी दफा प्रोग्राम में करते रहे। मुझे अब जरा थोड़ा सबसे जवाब लेना है। मैं समझ गया आपका नुक्ता, बेसिकली आप कह रहे हैं कि 18 में भी इकोनॉमी ठीक नहीं थी। इसका आमिर साहब जरा मुझे क्विकली ये बताइएगा
कि क्या जो सुहेल वड़ाई साहब बात कर रहे हैं अपने कॉलम के जरिए जो वो इशारा दे रहे हैं, क्या 18 का बदला लिया जाएगा, या आपको लगता है कोई मुफाहमत भी हो सकती है तहरीक इंसाफ के साथ कि मियां पेश आएं और कहें भाई मेरे मुखालिफ को भी आज़ाद कर दो, या इलेक्शन जीत के आए फिर कहें आज़ाद? आप क्या देखते हैं पीटीआई के साथ मियां साहब का रिएक्शन क्या हो? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वो खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए अदालतों के पास आ रहे हैं, और मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूं और हर जगह ये बात करता हूं कि डायलॉग के अलावा पाकिस्तान को चलाने का रास्ता नहीं है। अब उसमें खान साहब की जिद थी, जो वो उनकी 4 अगस्त की रात को ये जिद खत्म हुई और उन्होंने पीडीएम का नाम पहली दफा दिया, साथ एस्टेब्लिशमेंट का लिया कि बातचीत के लिए मैं तैयार हूं। अब आजकल उनकी पार्टी में उनके अजीज दोस्त वकला ये बात कर रहे हैं कि खान साहब सबसे बात करना चाह रहे हैं। अब उनसे कोई बात नहीं कर रहा। पहले उन्होंने भरपूर तासुर दिया कि मुझसे तो हर बंदा बात कर रहा है, मिन्नत कर रहा है जेल में और मैं टूट नहीं रहा। अब उनकी तरफ से मुसलसल राब्ते हो रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत कब खुलेगी? मैं तो समझता हूं कि ये चूंकि ऐसी नहीं है बातचीत के जो गिरें लगी हुई हैं वो बड़ी खुश असलूबी से और खुल जाएंगी, उसमें ग्रैंड डायलॉग होगा और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके साथ पीटीआई की भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तमाम जमातों की वाबस्ता हैं, कोई रास्ता बनना चाहिए। इलेक्शन से पहले ही होगा और होना भी चाहिए कि हमारा मुल्क अब बगैर लंबी इन्वेस्टमेंट के और एक बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तैयारी के हम आगे नहीं चला सकते। ना भीख है, ना खैरात है, ना कर्जे हैं, सब चीज़ें हमारे लिए ख़त्म हो चुकी हैं। तो अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए रास्ता बनाना होगा, और वो सियासी और माशी इस्तेकाम दोनों इकट्ठे ही आते हैं। उनको लाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, जिद सबको छोड़नी पड़ेगी। मियाँ साहब आते हैं, उन्हें इंसाफ मिलता है, उनको ज़रूर चाहिए होगा। वड़ाई साहब का मैंने भी कॉलम पढ़ा है, बड़े सीनियर साफी हैं, राब्ते में भी रहते हैं, बात करते हैं। हम सब यही काम करते हैं, लोगों से बातचीत ना करें तो आप तज्जिए कोई नहीं कर सकते हैं। रास्ता तो देना भी पड़ता है, रास्ता लेना भी पड़ता है, लेकिन ये कब होगा इस पे थोड़ा सा अभी वक्त है। मेरा ख्याल है चूंकि अभी 30 नवंबर तक तो इलेक्शन की आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कही कि 30 नवंबर को जैसे हल्का बंदियां फाइनल होंगी साथ ही शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल अब 28 जनवरी का आता है, 3 फरवरी का आता है या मिड ऑफ फरवरी का आता है, वो जरूर आ जाएगा इलेक्शन कमीशन से। और अब रास्ता वहीं जा रहा है जहाँ पे सारे के सारे रास्ते बन रहे। मुझे लग रहा है कि उस तक ये बात जाएगी जी, उस तक जाएगी जी, उस तक जाएगी कि फिर ही कोई बात बनेगी, क्योंकि अभी तो फिर वो कहते हैं ना मकाफात अमल का शुरू है। खान साहब को आज भी हुमायूं मेमन साहब जैसे लोगों को रास्ता देना चाहिए। उन्होंने भी अब जब पैगाम देना था सदर अलवी साहब को तो अपनी हमशीरा से दिया, वो जो कहते थे मैं मोरूसियत के खिलाफ हूँ, लिमिटेड कंपनियों के खिलाफ हूँ, तो मैसेज तो उनका भी उनकी हमशीरा के जरिए गया। सर मैं जरा वक्त की कमी है, महमूद मौलवी साहब आप एक जो हुमायूं मोहम्मद साहब ने बात की थी उस पर अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरी चीज ये भी है कि मुफाहमत का क्या तरीका होना चाहिए ताकि मुल्क भी आगे चले, मईशत भी आगे चले और सियासत भी आगे चले। देखिए, एक चीज़ तो मैं कह दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब तक मिल के जो है ग्रैंड डायलॉग या जो है बैठेंगे नहीं तो ये चलता रहेगा। बदकिस्मती ये है कि जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, अली साहब ने, कि जी खान साहब को हमेशा कहा गया था कि उस वक्त खान साहब कहते थे मैं इन चोरों से बात करना नहीं चाहता हूँ, हर एक को चोर चोर बोलते रहे, ठीक है ना। और जो है वो ईगो के चक्कर में उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं की सिवाय इस्टेब्लिशमेंट को लेकर चल रहे थे। बदकिस्मती ये है कि बाद में वो इस्टेब्लिशमेंट के भी अगेंस्ट हो गए। तो ये माइंडसेट अगर होगा कि जी जो भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा उसको वो जो है ड्रॉप करेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। सारी पार्टीज़ को मिलना चाहिए और बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि हम कैसे चलाएंगे। मगर अगर ये सोचेंगे कि हम जब तक हम हैं इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है और हम नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं ख़राब है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, सेनेटर मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा, नादिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।